हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 9 और इस शानदार क्लास में सुबह के 9 बजे की हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। यहाँ हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो पढ़ रहे थे उसके अंडर हमने ये क्वेश्चन किया था, उसके तहत हमने ये क्वेश्चन किया था कि बिल्कुल बेसिक तरीके से कैसे हम 3 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये हम कल तक सीख चुके थे। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं इससे पहले हम एक चीज सीख लेते हैं ताकि उससे ये क्वेश्चन जो है आपने कल समझ लिया था, बिल्कुल बेसिक था कि जो 20,000 है इसका 7% निकाल के कैलकुलेट कर देंगे और इस ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट कर देंगे। ये आपने सीख लिया था, लेकिन हम एक चीज और नहीं सीख रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या कंडीशन है, आपको कुछ एक चीजें बेसिक है जो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं समझाता जाऊंगा, वो आपको सीखनी है। जैसे कभी भी देखना आप, हम चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे मान लो, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो रेट होगी उसी रेशो में आपका जो रेट होगी उसी रेशो में इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है। कैसे? जैसे एक उदाहरण से समझो, मान लो आपका प्रिंसिपल है 1,000, प्रिंसिपल है 1,000, ये बिल्कुल 1,000 वाला सबसे इजी एग्जांपल है, इसी से हम सारे क्वेश्चन देख रहे हैं और उस पर 10% पर एनम से ब्याज लग रहा है। 10% पर एनम से ब्याज लग रहा है, यानी कि 1/10 के। ठीक है, और टाइम है 3 इयर्स। ये आपकी कंडीशन है, इस पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे और सारी हम चीजें सीख जाएंगे। कैसे? जैसे मान लो पहली, दूसरी और तीसरी साल। पहली साल में क्या हुआ, 10,000 पे 1/10 का ब्याज लगा, यानी कि 100। हर 10 पे एक ब्याज लग रहा है तो 1,000 पे टोटल कितना ब्याज लगेगा? 100 रुपए। दूसरे साल भी ये 100 तो लगेगा ही और तीसरे साल भी ये 100 तो लगेगा ही, कि इस 1,000 की राशि पे 10% पर एनम से हर साल 100 रुपए तो ब्याज लगेगा ही। ठीक है, अब आप देखो सेकेंड ईयर में क्या होगा, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है आपका, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये 100 है, इस पर भी इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा, इस पर भी हमें ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/10 से। तो इस 100 पे 10 रुपए ब्याज लगेगा, इस 100 पर 10 रुपए हमें ब्याज यहाँ पर देना पड़ेगा और इस 100 पर दूसरे साल भी ब्याज लगेगा 10 रुपए। ये सब हमने पहले भी देखा है, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि दूसरी चीजें हम नहीं समझ सके। क्योंकि अगर हमें कोई भी नई चीज समझनी है, अगर हम उसको हमारी पहले की याद चीज से, पहले जो समझी हुई चीज से उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। तो इस 100 पर दोनों साल 10-10 ब्याज लगेगा, क्योंकि कंपाउंड का मतलब ही यही है कि हम ब्याज पर भी ब्याज काउंट करें। इस 100 पर 10 रुपए यहां ब्याज लगेगा, इस 100 पर 10 रुपए यहां ब्याज लगेगा और लास्टली ये जो 10 है इस पर 1 रुपए ब्याज लगेगा। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि ब्याज पर भी हमें ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यूं कह रहा हूं कि आप देखो, मैं ये कह रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट जो है वो 1/10 है। तो इसमें यही होगा कि जो पहली और दूसरी साल है, पहली और दूसरी साल है, उस पर भी रेशो 10% के अनुपात में बढ़ेगा, उस पर भी ब्याज 10% के अनुपात में बढ़ेगा। 1/10 है कि अगर मैंने पहली साल 10 रुपए ब्याज दिया था तो अगली साल 11 दूंगा, अगली साल 11 दूंगा। क्यों? क्योंकि आप सीधा सा उदाहरण समझो, पहले साल 10 दिया था तो अगली साल 10 तो देना ही पड़ेगा और इस 10 का एक ब्याज और देना पड़ेगा 11। ऐसे ही आप दूसरी से तीसरी साल में भी जाओ तो भी यही रेशो चलेगा, 10 से 11। या आप पहली, दूसरी और तीसरी का रेशो भी निकाल सकते हो। अब आप इसको देखो, बिल्कुल आसानी से हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया है, पहली साल कितना ब्याज लगा है आपके? 100। पहली साल ब्याज लगा है 100 और दूसरी साल कितना लगा है? 110। दूसरी साल लगा है 110। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का अगर मैं रेशो निकालूं तो इसका मतलब 100/110, 100/110, तो यानी कि 10/11। 10/11 आ गया, जो मैंने आपको कही थी वो बात सिद्ध होगी। दूसरे एक साल और देखो, यहां पर 100 और 10,
110। अब हम दूसरी और तीसरी साल का काउंट करें तो दूसरी साल तो देखो, दूसरी साल तो काउंट हुआ है 110 ब्याज, और तीसरी साल 100, 110, 120 और 121, टोटल 121, टोटल 121। तो आप देखो दूसरी और तीसरी साल का अगर मैं रेशो निकालूं, सेकंड और थर्ड ईयर का रेशो निकालूं, यहां लगाए 110 ब्याज, यहां लगाए 121, यहां लगाए 110 ब्याज और यहां लगाए 121, यानी फिर से 10:11 का आ गया। 11 से काट दो, 10:11, यानी कि जो रेट है उसी रेशो में हर साल हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। पर्टिकुलर तीसरी साल का इंटरेस्ट पूछे तो वो ऐसे निकाल सकते हैं। अब आप देखो यहां से फर्स्ट और थर्ड का रेशो भी निकल सकता है, फर्स्ट और थर्ड का रेशो भी निकल सकता है कि 100 से 121 हुआ है, ये हमें पता पड़ गया। तो कैसे होगा फर्स्ट और थर्ड का, कि पहले तो 10 से 11 हुआ, पहली साल में, पहले साल से दूसरी साल में गए तो 10 से 11 हुआ, फिर से 10 से 11 हुआ, यही तो हुआ। ऐसे ही हमने कैलकुलेट कराया कि पहले 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11, यानी कि अगर हम फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाएं तो ब्याज 100 से 121 हो जाएगा, पर्टिकुलर एक ईयर का। तो 100 पहली साल का ब्याज अगर 100 रुपए है तो तीसरी साल का 121 होगा, यही कंडीशन कह रही है। तो आप इसकी मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इसकी मदद से भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने आपको यहां तक कल बेसिक से समझा दिया था, और हम इसकी मदद से आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो 20,000 की राशि है और 7% का ब्याज लग रहा है, 20,000 की राशि है और 7% का ब्याज लग रहा है, यानी पहले साल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1400। पहले साल ब्याज कितना लगेगा? 1400, कि 20,000 का 7%। अब मुझे डायरेक्ट पूछ रहा है केवल तीसरे वर्ष का ब्याज, केवल तीसरे वर्ष का, ओनली थर्ड ईयर का। तो फर्स्ट से थर्ड ईयर का डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे कि 7% है यानी 7/100, 7% है यानी 7/100, यानी पहले साल अगर 100 था तो दूसरे साल 107 हुआ, पहले साल अगर 100 था ब्याज तो दूसरे साल 107, दूसरे साल 100 था तो फिर 107, दो बार बढ़ा, कि पहले से दूसरे साल में गए तो 100 से 107 हुआ, फिर दूसरे से तीसरे साल में गए तो 100 से 107, यानी कि टोटल अगर ये 10,000 यहां पर ब्याज लग रहा था, टोटल 10,000 अगर ब्याज लग रहा था तो उसकी जगह तीसरे साल में लगेगा 11449। अब ये कैसे करेंगे? मैंने आपको कैलकुलेशन की जो वीडियोस आपको करवाई थी उसमें समझाया था कि 107 का स्क्वायर करना है, 107 का स्क्वायर करना है, डायरेक्ट कर दो, 7 से 7 ज्यादा कर दो 114, और 7 का स्क्वायर 49, 107 का स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा, 7 से 7 ज्यादा कर दो 114, और 7 का स्क्वायर 49। इस पूरी कंडीशन में, इस पूरी यहाँ पर लेन देन जो हुई उसमें कहने का मतलब यह है कि अगर पहले साल इंटरेस्ट मेरा 10,000 रुपए लगा था तो तीसरी साल लगेगा 11,449 रुपए। पहली साल अगर 10,000 लगा था तो दूसरी साल लगेगा 11,449 रुपए। आप डायरेक्ट थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल दो, डायरेक्ट निकाल दो। 10,000 की वैल्यू तो 1400 दी हुई है, 10,000 की वैल्यू 1400 है, तो 11449 की वैल्यू क्या होगी? 11449 की वैल्यू क्या होगी? अब आप कहोगे इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें हर एक चीज सीखनी है, हो सकता है कभी हमें कैलकुलेशन से ही काउंट करना पड़े। तो क्या तीसरे साल का हमें ब्याज चाहिए, आप निकाल दो। अब इसमें देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है, 00 से 00 कट गई, 00 से 00 कट गई, केवल 14 से गुणा करना है, केवल 14 से गुणा करना है, लास्ट में 100 का भाग देना है, तो पॉइंट लगा देंगे। 100 का भाग देना कोई कठिन नहीं है, डायरेक्ट 14 से गुणा करो, 14 नाम 126, 14 चौक 56 और 12 68, 14 चौक 56 और 6 62, 14 इंटू 11 होता है 154, 154 और 1 कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी, 14 यहां पर था, 14 चौक 56 और 6 62, तो हासिल थी 6, हासिल कितनी थी हमारी? 6। तो 14 इंटू 11 डायरेक्ट कर लो, 14 इंटू 11 154 और 6 160, तो 160286 हो गया। 100 का भाग देना है, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 100 का भाग मुझे देना है, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो,
1602.86, 1602.86 आंसर आ गया। यहां पर आपको बार बार निकालना है, इसी चीज को मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मेरा यहाँ पे मोटिव सिर्फ एक है कि मैं आपको हर एक पॉसिबल वे में डिस्कस करूं, ताकि आप किसी भी तरीके से एग्जाम में भटको नहीं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि इस रेशो में बढ़ रहा है, मतलब 10,000 से 11,449 रुपए हो गए। 1400 की वैल्यू है 10,000, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ये मैंने बताया, ये आगे इस सवाल में हो सकता है आपको कैलकुलेटिव लग रहा हो, लेकिन आगे सवालों में बढ़िया काम आएगा। देखना, जैसे जैसे सवाल आएंगे आप खुद समझते जाओगे। ये कह रहा है 6,000 पर 5% पर एनम से दूसरे साल और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। दूसरे साल और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। दोनों तरीके से कराऊंगा, बेसिक से भी और जो अभी हमने तरीका देखा उससे भी, दोनों से समझेंगे कि प्रिंसिपल तो है हमारा 6,000, रेट है 5% पर एनम की या फिर 1/20, इससे तीनों साल का ब्याज निकाल दो। ये थोड़ा सा आपका देखो टाइम कंज्यूमिंग तरीका है, इसलिए मैं इसके सब्स्टिट्यूट साथ के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको वहां नहीं लगे कि हम बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह चल रहे हैं और बेसिक से कर रहे हैं। कि 6,000 का 1/20, यानी कि यहां तो लगेगा 300 रुपए ब्याज। 1/20 ब्याज लग रहा है, यानी हर एक 20 पर 1 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 6,000 पे लगेगा 300 ही लगेगा। दूसरे साल भी लगेगा 300 और तीसरे साल भी लगेगा 300। अब इस 300 का 5% यानी कि 15, 300 पर ब्याज लगेगा 5% पर एनम की दर से 15 रुपए। 15 रुपए ही अगली साल लगेगा इस 300 पर। अब ये जो 300 है इस पर ब्याज लगेगा 15, इस वाले 300 पर ब्याज लगेगा 15। अब ये जो 15 है इस पर ब्याज करेंगे 5% से कैलकुलेट, तो 0.75 कि इस 300 पर हमने दोनों साल कैलकुलेट कर लिया, इस 15 पर भी ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 0.75। अब आपको पूछ रहा है दूसरे और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, की जो सेकेंड ईयर में हमने इंटरेस्ट दिया और थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट दिया उसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ऑलरेडी जो कॉमन है उसको काउंट ही मत करो। कैसे, मुझे इस सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को निकालना है। पहले मैं सेकेंड ईयर का जोड़ू, फिर थर्ड ईयर का जोड़ू और माइनस करूं। इससे बढ़िया ये देख लो एक्स्ट्रा क्या है, 300 और 15 यहां है, 300 और 15 यहां भी है, तो इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डिफरेंस वही होगा जो एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। तो 15.75, 15.7 ये आ गया आपका डिफरेंस डायरेक्ट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक हमारा आंसर हो गया कि 300 और 15 तो दोनों में है, डिफरेंस किससे क्रिएट होगा, जो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है 15.75 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था उससे हम डिस्कस कर लेंगे, और उस तरीके से भी देखेंगे कि क्या हमारी बेस्ट अप्रोच हो सकती है। क्या है, 6,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल है और रेट मेरी कैलकुलेट हो रही है 5%, रेट मेरी कैलकुलेट हो रही है 5% या 1/20। इस रेशियो में मेरी रेट कैलकुलेट हो रही है। यानी अगर पहली साल का ब्याज मेरा 20 लगा था, तो दूसरे साल पे 21 ब्याज लगेगा। यही कंडीशन है। 5% का मतलब 20 पर 1 बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट भी इसी रेशो में बढ़ेगा। अभी हमने डिस्कस किया कि पहली साल 20 लग रहा था तो दूसरी साल 21, फिर दूसरी साल अगर 20 लग रहा था तो तीसरी साल 21। यही कंडीशन है कि पहली साल अगर 20 लग रहा था तो 21, दूसरी साल और तीसरी साल का रेशो निकाल रहा हूं मैं। यहां फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रेशो हो गया, और इस कलर से दूसरे से ये आपका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का रेशो हो गया। कि मतलब अगर मेरे सेकंड ईयर में 20 ब्याज लग रहा है तो थर्ड ईयर में मुझे 21 लगेगा, और डिफरेंस आएगा 1 यूनिट का, डिफरेंस आएगा 1 यूनिट का। मतलब अगर मैं सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूं तो मुझे डायरेक्ट 1 यूनिट निकालना है। अब आप देखो 6,000 रुपए पर 20% पर एनम से डायरेक्ट कर देंगे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 1/20 यानी कि 300 रुपए। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 300 रुपए की 6,000 रुपए पर 5% पर एनम से मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मुझे 300 रुपए ब्याज मिलेगा।
अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ये फर्स्ट ईयर में 20 की वैल्यू है, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से मैं डायरेक्टली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का निकाल लूंगा कि अगर ये 20 की वैल्यू है तो 21 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा। ये 20 है तो 21 की वैल्यू निकाल दो, ये अगर 20 है तो 21 की वैल्यू निकाल दो कि ये अगर 20 है तो 21 की वैल्यू हो जाएगी 315। 20 की वैल्यू है आपकी 300, बिल्कुल सिंपल है, 20 की वैल्यू है 300 तो 21 की वैल्यू हो जाएगी 315, यानी कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मेरा पर्टिकुलरली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 315 रुपए है। अब आप देखो हम कंपेयर कैसे करते हैं। अगर मुझे ये सवाल यूं कह रहा है कि अगर मैंने सेकेंड ईयर में 20 इंटरेस्ट दिया है, सेकेंड और थर्ड ईयर को कंपेयर कर रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, आराम से देखो कि सेकेंड ईयर में अगर मैंने 20 इंटरेस्ट दिया है तो मुझे 1 का डिफरेंस आएगा। सेकेंड ईयर में अगर मैंने 20 इंटरेस्ट दिया है तो मेरे डिफरेंस कितना आएगा, 1 का। आप डायरेक्ट निकाल दो कि अगर ये 315 20 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 20 का भाग दे दो। 315 अगर 20 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 20 का भाग दे दो, 15.75 15.75 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। 20 का भाग दे लो, 15.75 आ गया, कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो आप इतनी आसानी से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने 2 तरीके बता दिए आपको, कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं कि अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 20 है तो सेकंड ईयर का 21 के रेशो में बढ़ेगा, ये मतलब 315 हो गया। और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर पे मैं जा रहा हूं कि अगर मेरा 20 इंटरेस्ट दिया है सेकंड ईयर में तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 यूनिट का। 20 का भाग दे दो, 15.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, on 5,000 rupees the rate of interest for first year is 20% and second year is 10%. Find the difference between SI and CI for 1.5 years. कि ये कह रहा है कि 5,000 रुपए की धनराशि किसी ने उधार ली, उसमें पहले साल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 20%, पहले साल तो 20% ब्याज लग रहा था, दूसरे साल लग रहा था 10%। तो 1.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, 1.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हमें ज्ञात करना है। आप देखो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल तो है आपका 5,000, फर्स्ट ईयर आपकी रेट है 20% और सेकेंड ईयर के लिए है 10%। अब आप देखो मुझे टोटल 2 साल का ब्याज नहीं निकालना, मुझे 2 साल का ब्याज नहीं निकालना, दूसरे साल तो आधे साल का ही निकालना है। पूरे साल अगर मैं ब्याज लूंगा तो 10% ब्याज लूंगा, आधे साल के लिए हाफ ईयर के लिए 5% ब्याज लूंगा। सिंपल सा मतलब यह है कि मैं 12 महीने में 10% ब्याज उठाता हूं तो 6 महीने में 5% तो उठाऊंगा, क्योंकि मुझसे केवल ये जो व्यक्ति है इसने केवल मुझसे 1.5 साल का ब्याज पूछा है। 1.5 साल का ब्याज पूछा है तो मैंने पहली साल का तो पूरा कैलकुलेट कर लिया और दूसरी साल का आधा ब्याज कैलकुलेट कर लिया, कि मतलब फर्स्ट जो आपकी रेट है वो तो है 20%, फर्स्ट जो रेट है वो तो है 20% और सेकेंड ईयर में है 25%। अब इसके एसआई और सीआई का डिफरेंस निकाल देंगे। एसआई का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि पहले साल अगर मैंने 20% इंटरेस्ट लिया, परसेंटेज से देखो, नए तरीके सीखने की कोशिश करो, हर बार हम कुछ इनोवेटिव करेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ते जाएंगे। कि पहले साल मैंने 20% इंटरेस्ट लिया और दूसरे साल 5%, तो टोटल 25%। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आपको, अगर आप वैसे समझना चाहो तो ऐसे समझा दूंगा कि पहले साल मैंने 20% से 100 रुपए ब्याज लिए, सॉरी 1,000 रुपए। अगर मैं केवल इसको परसेंटेज में छोड़ रखा है, मैंने ओरिजिनल वैल्यू में नहीं कर रहा, वरना मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि फर्स्ट साल 20% के हिसाब से ब्याज हो गया 1,000 रुपए और सेकंड साल जो है 5% के हिसाब से ब्याज हो गया 250 रुपए। फर्स्ट साल हो गया 1,000, सेकंड साल हो गया 250 और दोनों जो 1.5 साल का इंटरेस्ट है वो हो गया 1,250। लेकिन उसकी जरूरत ही क्यों है, क्योंकि आप 25% भी निकालोगे 5,000 का तो भी 1,250 ही आएगा, तो हम परसेंटेज में इसको रख रहे हैं। अब आप देखो मैंने आपको बताया था सीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि जब 2 ही साल का हो, मैंने आपको हर एक चीज यहां डिस्कस की है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट से
कि मैंने आपको बताया था कि 2 साल के आसपास हो तो हम डायरेक्ट रेट भी निकाल सकते हैं सीआई की सक्सेसिव से। सक्सेसिव इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम सीआई की रेट भी निकाल सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए बी प्लस ए बी अपॉन 100 से, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसकी डायरेक्ट रेट निकाल दो सीआई की कि 20 प्लस 5 प्लस 20 का 5%, यही तो हुआ। और ये कोई सक्सेसिव की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सीधा सा समझो, पहले साल 20% ब्याज दूंगा सीआई में, दूसरे साल 5 तो दूंगा ही, प्लस ये जो 20 रुपए ब्याज मिल गया इसका भी 5% दूंगा, कि 20 तो दूंगा ही, 5 और दूंगा, और ये जो 20 है इसका 5% दूंगा, यानी कि 26%। 20 इंटू 5 100/100 जाएगा 1, तो 25 और 1 26%। मुझसे पूछ रहा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, कि यहां पर मैं 25% ब्याज दे रहा था साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में दे रहा हूं 26%, तो डिफरेंस कितना है 1% का। यही तो हुआ कि पहले साल में 25% दे रहा था, दूसरे साल 26%, तो 1% का डिफरेंस है। 1% किसका, इस 5000 का, क्योंकि ब्याज हम जो है एट द एंड ऑफ द डे ब्याज जो है हमेशा कैलकुलेट किस पर होता है, मूलधन पे। तो 5000 का 1% 50 रुपए, 50 रुपए। अब मैं इसमें अगर आपको मान लो यूं करता कि पहले साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाता 1000, दूसरे साल हो जाता 250, तो 1250 का इंटरेस्ट आ जाता। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाता 1000, 250, और इस 1000 का 5% 50 रुपए, और इस 1000 का 5% 50 रुपए, और तो 1300 आ जाते, फिर भी डिफरेंस यही आता। लेकिन मैं कह रहा हूं क्यों हम बार बार परसेंटेज कैलकुलेट करें, जब हमारे में इतना सा दिमाग है कि जब मैं फाइनली भी परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर वही आएगा। तो पहले अगर मैं ऐसा ही लेता हूं तो टोटल 25% ब्याज लगेगा, और सीआई लेता हूं तो 26%, यानी जो डिफरेंस 1% का आएगा उसकी वैल्यू है 50 रुपए। हम यहाँ इनोवेशन कर रहे हैं, एक कुछ नए चीजें सीख रहे हैं, तभी हम उन दूसरों से आगे निकल पाएंगे जो अभी हमसे आगे हैं। तो आप अगर हर एक चीज वही करोगे जो दूसरे कर रहे हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट बनकर ही रह जाओगे। और अगर आपको अबाउ एवरेज स्प्लेंडेड की श्रेणी में जाना है, उस कैटेगरी में जाना है, तो आपको दूसरों से ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, दूसरों से स्मार्टर अप्रोच रखनी पड़ेगी। On 5000 the rate of interest for first year is 2%, कि 5000 की राशि है उस पर पहले साल तो रेट है 2%, सेकेंड ईयर इज 3%, दूसरे साल के लिए 3%, एंड थर्ड ईयर इज 4%, और तीसरे साल जो है 4% है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, की 5000 की मैंने राशि उधार ली किसी से, उसने कहा कि मैं पहले साल तो आपसे 2% पर एनम से ब्याज लूंगा, दूसरे साल 3% पर एनम से, और तीसरे साल 4% पर एनम से, तो मैं टोटल 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज चुकाऊंगा। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूलों की आपको जरूरत नहीं है, हम रेशो से भी कर सकते हैं। कैसे, कि मेरा प्रिंसिपल तो है 5000, रेट है फर्स्ट ईयर के लिए 2%, यानी कि 1/50, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/50, सेकेंड ईयर के लिए 3%, यानी कि 3/100, और थर्ड ईयर के लिए 4%, यानी कि 1/25। 4% का मतलब 1/25। बिल्कुल आसानी से करेंगे आप, प्रिंसिपल और अमाउंट डायरेक्ट कैलकुलेट कर दोगे। प्रिंसिपल से अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए। ये तरीका मैंने आपको कराया है, कुछ भी नया नहीं है, कि फर्स्ट ईयर में 2% पर एनम से ब्याज लगता है, यानी हर 50 पर 1 रुपए ब्याज, तो 50 से 51 हो जाएगी राशि। 50 पर 1 रुपए ब्याज लगता है तो 50 से 51, इसको हम यहां लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, कि प्रिंसिपल से अमाउंट पहले साल में हो गया 50 से 51, दूसरे साल की देखो हर 100 पर 3 रुपए ब्याज लग रहा है, हर 100 पर 3 रुपए ब्याज लग रहा है, कि यानी अगर 100 रुपए थे मेरे तो बढ़कर हो जाएंगे 103, 100 रुपए थे तो बढ़कर हो जाएंगे 103। अब थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करें, हर 25 पर 1 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 25 अगर थे तो बढ़कर हो जाएंगे 26, 25 अगर थे तो बढ़कर हो जाएंगे 26,
अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पर रेशो निकल रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो आप रेशो को फाइनली काट सकते हो, तो पहले भी काट दो। ये 2 से कट जाएगा 25 बार और ये 2 से कट जाएगा 13 बार। 2 से कट जाएगा 25 बार और 2 से कट जाएगा 13 बार। अब आप कभी भी ऐसे मत करना, आप रेशो निकाल रहे हो प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो आप प्रिंसिपल की राशि को अमाउंट की राशि से काट सकते हो। इस 50 से 100 को मत काट देना 2 बार, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, ये ऐसे बनता है आपका 50 इंटू 100 इंटू 25, रेशो 51 इंटू 103 इंटू 26। तो आप यहां पर फाइनली काट सकते हो, उसको पहले काट रहा हूं, तो थोड़ी सी समझदारी रखना जब भी कैलकुलेशन करो। तो इनको कैलकुलेट कर लो, 25 इंटू 25 625 00, 25 इंटू 25 25 का स्क्वायर 625 और 00, 13 इंटू 51, 13 इंटू 51 करो, या फिर आप 13 इंटू 103 कर लो 1339, और इसको 51 से गुणा कर। आप देखो इसको मुझे टोटल 51, 13 और 103 को गुणा करना है। 51, 13 और 103 को मुझे गुणा करना है, तो मैं इसको किसी भी स्टेप में किसी भी लेवल पे ले जाके गुणा कर सकता हूं। मुझे सिर्फ अपनी सहूलियत चाहिए, तो मैं कैसे गुणा करूंगा, पहले मैंने 51 को 103 से गुणा कर लिया, 103 इंटू 51, तो ये हो गया 5253। 51 एकम 51 और 51 इंटू 3 153, तो 5253 हो गया। अब इसको लास्ट में 13 से गुणा कर लूंगा, 13 तिया 39, ये हो गया 68, 32 और 68, 68289, यानी कि मैं जब इन तीनों को गुणा करूंगा आपस में तो 68289 आएगा। अब देखो बिल्कुल आसान आपकी चीज बन चुकी है, क्या है कि मुझे 6250 अगर मेरी राशि थी शुरू में, 6250 मेरी राशि थी, तो मैंने चुकाई 68289 रुपए चुकाए। तो मतलब मैंने 62,500 पर ब्याज दिया। आपसे पूछ रहा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल दोगे। इंटरेस्ट है कितना यूनिट, यहां पर देखो कि अगर 62,500 62500 मैंने प्रिंसिपल लिया था उधार, तो मैंने ब्याज चुकाया यहां पर 789 और 5789। 62,500 लिए थे, 68289 चुकाए, तो मैंने कितना ब्याज चुकाया 5729। तो आप ओरिजिनल इंटरेस्ट निकाल दोगे। ये तो हमने रेशो माना है, ओरिजिनल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5729 चुकाए। अगर मैं 62,500 लेता, अगर मैं 62,500 लेता तो मैं 5729 चुकाता। मैंने लिए कितने हैं 5000, मैंने लिए कितने हैं 5000। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं समझना। आप इसको 5, ये आपको कट जाएगा। अब 00 से तो 00 कट गई, 00 से 00 कट गई, ये 25 से कट गया 25 बार, और ये 25 से कट गया 2 बार। देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको 25 का भाग देने में नो डाउट टाइम लग सकता है, 25 का भाग दोगे टाइम लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी दिखाओ। मैं ऊपर भी 4 से गुणा कर दूं और नीचे से भी 4 से गुणा कर दूं। ऊपर और नीचे मैंने 4 से गुणा कर दिया, तो ऊपर तो हो गया 8 गुना और नीचे हो गया 100। ऊपर तो हो गया 8 गुना और नीचे हो गया 100। तो 100 का भाग देना बिल्कुल इजी है, केवल 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो आपको कुल मिला के इस पूरी कैलकुलेशन जो बड़ी सी लग रही थी, इसमें 5789 को 8 से गुणा करना है। 8 से गुणा कर दो, 9 × 72, ये 71, ₹463.12। ये ऑप्शन नंबर ई है। एक बार और कैलकुलेट कर सकते हो, 9 × 72 हासिल लगी 7, 8 × 64 और 7 हो गए 71। हाँ,
तो 463.12 रुपीज कि मैंने 5789 को जब 8 से गुणा किया तो आया 46312। 100 का भाग देना है, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो यहाँ कंडीशन ये कह रही है कि आपको सिर्फ इसमें कैलकुलेट अगर आपने रेशो से कर लिया और आप दूसरे तरीके से गुणा करने लगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। रेशो से करा कि 62500 में लेता तो 5789 रुपए ब्याज चुकाना पड़ता कंपाउंड इंटरेस्ट। 5000 से गुणा कर दो तो टोटल मुझे करना इतना ही है, 8 से गुणा करो और दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 463.12 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका शॉर्टेस्ट वे था इसको करने का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और फिर भी अगर आपको मान लो कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप आसानी से मुझसे पूछ सकते हो। आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो जरूर इसका करूंगा। What is the compound interest on a sum of 10,000 at 14% per annum for 2 and 5/7 years where the interest is compounded yearly? Interest nearest to 1 कि 10,000 की राशि ली है उस पे 14% पर एनम से 14% पर एनम से मुझे 2 सही 5/7 साल का ब्याज निकालना है। 2 सही 5/7 साल का ब्याज निकालना है तो वो कितना होगा, लगभग 1 के बराबर। मतलब हमें इंटीजर में फाइंड करना है। इस कहने का मतलब 1 के बराबर का मतलब यही है कि जो पॉइंट में वैल्यू आए उसको इंटीजर में कैलकुलेट करके देना है। तो बिल्कुल आसान है। प्रिंसिपल क्या है आपका 10,000, प्रिंसिपल है कितना 10,000 और रेट जो है आपके फर्स्ट ईयर में तो है 14%, सेकेंड ईयर में भी है 14%। अब आप देखो जब थर्ड ईयर की कैलकुलेट करोगे तो 14% ही लगेगी, लेकिन मुझे 5/7 साल की निकालनी है। 5/7 साल की मतलब मैं टोटल पूरे साल की निकालता तो लगती 14%। अब मुझे 5/7 भाग की निकालनी है तो 5/7 कर दो, 5/7 कर दो, हो गया 10%। तो 4/5/7 थर्ड ईयर इसके लिए हो जाएगी 10%। मतलब शुरू के 2 साल तो 14% पर एनम से ले रहा हूं मैं, और फिर लास्ट का जो 5/7 टाइम है उसमें रेट मेरी हो जाएगी 10%। इसका मतलब ये तो है 7/5, 7/50, ये भी है 7/50 और ये है 1/10, ये है 1/10। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। प्रिंसिपल से अमाउंट निकाल दो, ये रेशो सबसे इजी है। आप जो गुणा भाग करो उनसे बहुत ज्यादा। तो 50 अगर मेरा प्रिंसिपल था तो मैं 57 रुपए चुका रहा हूं। 50 रुपए अगर मैंने लिए थे तो 57 चुका रहा हूं। दूसरी साल फिर मैंने 50 लिए थे तो 57 चुका रहा हूं। दूसरी साल फिर मैंने 50 लिए थे तो 57 चुका रहा हूं। और तीसरी साल 10 पर 1 ब्याज लग रहा है तो 11 चुका रहा हूं। यही हुआ कि 50 लिए तो 57, 50 लिए तो 57, और जो 5/7 जो आपका पीरियड है उसमें 10 की जगह 11 चुका रहा हूं। यानी कि टोटल अगर मैंने इसमें 25,000 रुपए लिए थे, टोटल 25,000 रुपए लिए थे तो चुकारा कितने हूं, 57 का स्क्वायर करना है। कोई हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 50 से 7 ज्यादा है तो 25 से 7 ज्यादा कर दो 32। 50 से 7 ज्यादा है तो 25 से 7 ज्यादा कर दो 32, और आप इसको गुणा कर दो, और 7 का स्क्वायर 49, सॉरी 57 का स्क्वायर करना है तो 32 कर दो और 49। 50 से 7 ज्यादा है तो 25 से 7 ज्यादा कर दो, 7 का स्क्वायर 49। इसको 11 से गुणा करना है, 9, 9 और 4 13, 7, 5 और 3। बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। क्या किया मैंने, 11 से गुणा करना है। 11 से गुणा करने का तरीका है 9 को ऐसा का ऐसा लिख दो, 3 को ऐसा का ऐसा लिख दो, जो कोने के टर्म है, बीच को जोड़ के लिखे जाओ। 9 और 4 13, 3 हासिल लगी 1, 2 और 4 6, 6 और 1 7 हो गए, 3 और 2 5, तो ये 5 हो गए। 35,739। ये मैंने आपको 11 से गुणा करना, 100 से भाग करना, स्क्वायर निकालना, ये सब हमने कैलकुलेशन की वीडियोस में डिस्कस किया है। तो आपको कोई भी दिक्कत यहां नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत यहां नहीं आनी चाहिए। अब आप देखो कंडीशन हमारी कैसे घूमी है कि अगर मैंने 25,000 रुपए उधार लिए थे तो मुझे चुकाने 35,739। कि अगर मैंने
25,000 रुपए उधार लिए थे तो मुझे चुकाने 35,739, तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट हो गया 10,739 यूनिट। कि अगर मैंने 25,000 लिए होते तो 10,739 का इंटरेस्ट हो जाता, तो आप ओरिजिनल इंटरेस्ट निकाल दो, ओरिजिनल इंटरेस्ट निकाल दो। 10,739 होता है जब मैंने 25,000 लिए थे, तो 10,000 पर कितना होगा? 10,000 पर कितना होगा? अब आप देखो, इसको कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं। आप सिंपल सा दिमाग रखो कि ये 25 00 से 00 काट दो, 00 से 00 काट दो, 25 चौक 100 और 25 दाई 250। मैं इसको 2/5 भी कर सकता था, लेकिन मैं क्यों 5 का भाग दूं जब मैं थोड़ा सा सोच के केवल 4 से गुणा करना है और पॉइंट लगाना है। 4 से गुणा करना है पॉइंट। आप देखो, जहां तक आपके संभव हो भाग देने में 10, 100, 50 ऐसी बने, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो 4 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, 4 तिया 12 और 3 15, 4 सत्ते 28 और ये 4। 4285 एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, यानी कि ये 4285.6, 4285.6। एक बार वापस कैलकुलेट कर लो, गलती लग रही है। 9 चौक 36, 4295.6। देखो, आपको खुद थोड़ी सी आपकी समझदारी होनी चाहिए। आप खुद की गलतियां खुद समझ के रेक्टिफाई कर दोगे। मैंने क्या किया, कैसे चेक किया? अगर आपने, मैंने बताया था किसी भी संख्या को किसी से गुणा करोगे तो उसके डिजिट सम को गुणा कर लो, बात वही है। तो मैंने इसको डिजिट सम से चेक कर लिया, क्योंकि जब भी बड़ी कैलकुलेशन है मुझे भी डाउट लगता है कि मैं भी इंसान हूं, हो सकता है मुझसे गलती होगी हो। बिल्कुल आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हो। इसका डिजिट सम कितना है? 9 और 1 10, 1, 9 और 1 10 1। इसका आप सबको जोड़ के देख लो, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20, यानी इसका डिजिट सम है 2। इसका डिजिट सम है 2। तो जब मैं इस 2 डिजिट सम वाली संख्या को 4 से गुणा करूंगा तो मेरा जो डिजिट सम आना चाहिए वो आना चाहिए 8। 2 डिजिट सम वाली संख्या को 4 से गुणा करने पर डिजिट सम आना चाहिए 8। और पिछली बार डिजिट सम 8 नहीं आ रहा था, अब की बार देख लो, 9 को काउंट ही मत करो। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 2 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17। तो अब डिजिट सम आपके 8 आ रहा है। तो आपको इतना सा समझना है कि जो मैं ऑपरेशन संख्या के साथ कर रहा हूं वही डिजिट सम के साथ होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपकी एरर होने से बता देगी। तो हमें इसको नियरेस्ट वैल्यू में चाहिए, 4295.6 है, इसको 4296 लिख देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी 4296। एक और तरीके से ये मेरा वेरीफाई हो गया कि जब मैंने देखा कि 4285.6 आ रहा था, उसके आसपास कोई नंबर ही नहीं है, उसके आसपास कोई नंबर ही नहीं है, इसका मतलब मेरे से कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो 4296 मेरा आंसर हो गया। आपको थोड़ी सी समझदारी रखनी है तो आपकी गलतियां भी आप खुद सुधार लोगे कि 50 से 57, 50 से 57, 10 से 11, 10,739 ब्याज लगता। मैंने 25,000 लिए होते, मैंने 10,000 लिए, तो 4/10 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 4296। अब देखो, इन्हीं सब बातों के बीच कब हमारा टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका, हमें पता ही नहीं पड़ा। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में, तब तक आपको इनको रिवाइज करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।